अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सिलसिला जारी है। K21 न्यूज़ पे हमारा भी ये जो प्रोग्राम है इसका सिलसिला जारी है। बात हो रही है मैचेस के हवाले से, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और अब हमें बात करना होगी आने वाले मैचेस के हवाले से, क्योंकि जो टीम PCB है उसकी परफॉर्मेंस जो रही वो सबके सामने है। उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वो सब अपनी जगह, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी आज बात की जाएगी। हम उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस वर्ल्ड कप में बाकी मानदा मैचेस हैं उसके ऊपर बात की जाए। गुज़िश्ता रोज़ सुपर 8 का एक मैच खेला गया अमरीका और वेस्ट इंडीज़ के टीमों के माबैन। वेस्ट इंडीज़ की टीमें, जो टीम है मेज़बान टीम है, ये दोनों वैसे तो मेज़बान मालिक हैं अमरीका और वेस्ट इंडीज़। तमाम वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो फेवरेट्स के अंदर उसका शुमार हो रहा था, और कल की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। कमज़ोर टीम के सामने किस किस्म की परफॉर्मेंस दी जाती है या कैसे क्रिकेट खेली जाती है, इसका जो कल मुजाहरा था वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने करके दिखाया। अमेरिका की जो टीम है निस्बतन कमज़ोर है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच उन्होंने खेला उसमें क्या शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, सो कॉल्ड हमारे बड़े बड़े नाम हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं अपने लिए, उनको बुरी तरह उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। तमाम कल वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जिस तरह मैच जीता उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो मैच था इसमें जो USA की टीम है उसने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का हदफ जो है वो दिया। 19.5 ओवर में ऑल टीम उनकी आउट हो गई, और ये जो मैच था ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 10.5 ओवर्स में 130 रन का हदफ महज 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया, और 55 गेंदों पहले ये टारगेट उन्होंने चेस कर लिया। वेस्ट इंडीज़ की पोजीशन अब थोड़ी सी, क्योंकि एक मैच में हारने के बाद थोड़ी सी अब सिचुएशन जो ट्रिकी हो गई है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस मैच के हवाले से भी होगी, और आज जो मैचेस हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आज का जो फिक्सचर है उसमें इंडिया और बांग्लादेश की टीम है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे आमने सामने होंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपके सवाल आते हैं उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं, और बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए हैं जो आज आपकी खिदमत में मैं रखूँगा। मुनीर भाई को वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश बहुत शुक्रिया देने के लिए। मुनीर भाई, अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस के हवाले से तो आगे चल के ज़रा बात होगी कि अपकमिंग क्या सीरीज़ के लिए प्लान हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बात करना होगी कि वर्ल्ड कप के मैचेस हैं और सुपर 8 के जो मैचेस हैं बड़े दिलचस्प हो गए हैं। इसमें साउथ अफ्रीका एक बड़ी मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ रही है। वेस्ट इंडीज़ जो फेवरेट्स में थी वो मैच एक हारने के बाद थोड़ी सी वल्नरेबल नज़र आई, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जो है बड़ी शानदार उसकी विक्ट्री मिली है उसको। और अब आगे जो टीमें हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया की टीम है, और इंडिया आज बांग्लादेश के आमने सामने होगा। सुपर 8 की पोजीशन मैं चाहूँगा थोड़ी सी क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि वेस्ट इंडीज़ जाएगा नहीं जाएगा, ये क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और K21 देखने वाले की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, ग्रुप 2 की पोजीशन इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, और हमारे कलीग भी अभी पूछ रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में या नहीं। तो कई लोग ये सवाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग वेस्ट इंडीज़ की टीम को बड़ा पसंद करते हैं, बिकॉज के वो बड़े ब्रेव खेलते हैं, और बहुत अरसे के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम हमें नज़र आई है वैसी टीम जो हम वेस्ट इंडीज़ को समझते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि वेस्ट इंडीज़ का कोई ना कोई प्लेयर जो है सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर जाता है। अब कल जो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था इस हवाले से कि उनको मार्जिन से जीतना था, तो उस मैच में शाय होप ने 39 बॉल्स पर 82 रन, 39 गेंदों पर 82 रन बना दिए, 8 छक्के और 4 चौके। बाद में निकोलस पुरन आए, उन्होंने 12 गेंदों पर 27 बना दिए, 3 छक्के लगा दिए। तो वो जो उनको एक मार्जिन से मैच जीतना था, आधे ओवर्स में ही उन्होंने वो टारगेट पूरा कर लिया, और उसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम का इस वक्त नेट रन रेट और दीगर टीमों के मुकाबले में अपने ग्रुप की यानी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड दोनों से बहुत बेहतर है। साउथ अफ्रीका की टीम के इसका नेट रन रेट इस वक्त 0.62 है, इंग्लैंड का 0.41 है, और इनका 1.8 है। बहुत डिफरेंस है इसमें। लेकिन जो पोजीशन है ना, उस वक्त पोजीशन ये है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों टीमों का आपको नहीं पता कि कौन सी टीम, इवन साउथ अफ्रीका 2 मैच जीत गई, उसके बावजूद नहीं पता नेट रन रेट पे बाहर हो सकती है। अब इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल यूँ है कि अगर आप ज़्यादा देर तो मैं बताऊँ। देखिए, जो मैच है साउथ अफ्रीका को मैच खेलना है अभी एक वेस्ट इंडीज़ से, और इंग्लैंड को USA से। इंग्लैंड के लिए आसान मैच है,
और वो पहले होगा, यानी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज मैच बाद में है, ये मैच पहले है। तो इंग्लैंड की टीम पूरी कोशिश करेगी कि एक बड़े मार्जिन से जीतकर अपने नेट रन रेट को महफूज कर ले, ताकि अगर नेट रन रेट बात आती है तो वो पहुंच जाए। अब डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक ग्रुप मैच में देख चुके हैं कि उन्होंने एक मैच 3.1 ओवर में जीतकर अपना नेट रन रेट बढ़ाया था। तो ये तो पोजीशन हो गई इंग्लैंड की। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की पोजीशन ये है कि साउथ अफ्रीका जीत गई तो वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी, अगर जो आसार जो नजर आ रहा है कि इंग्लैंड नजर आ रहा है कि यूएसए को हरा देगा। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम इतने आसानी से बाहर होने वाली नजर नहीं आ रही। जिस तरह वो टीम फाइट करती है, जिस तरह वो टीम खेलती है, और उनके लिए भी चूंकि बका है, मेजबान है, बहुत सारे उनके ऊपर भी फैक्टर हैं, तो वो अपनी जान लड़ा देंगे। तो अगर वो वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो वेस्ट इंडीज के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका के भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इंग्लैंड की टीम यूएसए को हराकर उसके भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वहां नेट रन रेट पे बात आएगी। तो अगर वेस्ट इंडीज टीम मैच जीत लेती है तो मुझे लगता है कि नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है, तो वो तो क्वालिफाई कर लेंगे। फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम। लेकिन ये अभी जब तक मैच नहीं हो जाता, आपको कुछ नहीं पता कि जब तक मैच नहीं हो जाता कौन सी टीम कैसे परफॉर्म करती है। साउथ अफ्रीका की टीम वही टीम है जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ के जो कहीं नहीं हारी है, लेकिन चोकर मशहूर हैं और डिकॉक उनकी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक को शुरू में आउट कर लेती है वेस्ट इंडीज तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। कल हमने देखा उनके जो नए फास्ट बॉलर हैं बार्टन, उनके 1 ओवर में 21 रन बना दिए कल, तो वो मैच उस वक्त इंग्लैंड के हाथ में आ गया था। लेकिन फिर रबाडा आया और रबाडा ने पिछला मैच ही बचाया था, ये मैच भी साउथ अफ्रीका को बचा दिया, और इन द एंड 7 रन से साउथ अफ्रीका की टीम जीत गई। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने कमबैक कर लिया था। बहुत अच्छी बैटिंग हैरी ब्रूक ने की, बहुत अच्छी बैटिंग लियाम लिविंगस्टन ने की। हालांकि वो दोनों ओपनर्स उनके जल्दी आउट हो गए, फिल सॉल्ट भी और कप्तान बटलर भी, लेकिन फाइट की। तो ये इस वक्त पोजीशन इनका जो है ना, ये ग्रुप 2 इस वक्त बहुत अहम उस पे है। और ये जो है कल एक मैच है और फिर परसों एक मैच है, उसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कौन सी टीम है। बिल्कुल ठीक है। ये तो जी सुपर 8 की कुल कहानी थी, और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ख़ासतौर पे जो इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इसमें नज़र आया। रन्स कैसे चेस किए जाते हैं, मिडिल ऑर्डर का क्या, हम लोग तो सारे इन तमाम चीज़ों से ना आशना है, क्योंकि हमारे पास तो ना मिडिल ऑर्डर है, ना टॉप ऑर्डर में कोई है, ना डाउन ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा हिटर है जो मैच चेंज कर दे। अभी जैसे मुनीर भाई फरमा रहे थे तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने हंसी जो है वो जब्त की कि 8 छक्के लगा देना, 10 चौके लगा देना। क्विंटन डिकॉक का आपने नाम लिया, मैं सोच रहा था कि वो जिस तरह छक्के लगा रहा है, यानी एक एक एंड से जो है 8-8, 10-10 छक्के लगा देना, 10-10 चौके मार देना। 29 गेंदों पे कोई 100 करता है, कोई 80 करता है, कुछ करता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बिल्कुल सब एक खिलाड़ी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल सही। वो जो आप बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, हम 20 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास तो वो चीज ही नहीं है। 160-170 का जब तक आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ नहीं आएंगे, अपने गेम को चेंज नहीं करेंगे, यही आपको सूरत हाल देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात हो जाए, अब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अब सर्जरी का हम इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कि सर्जरी जो है वो कोई होने वाली है, और बांग्लादेश के लिए जो है वो अनाउंसमेंट हो भी गई है। शायद किसी हद तक टेंटेटिव है, या आई डोंट नो, इसके बारे में तो मुनीर भाई ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। मुनीर भाई, क्या इसकी अपडेट है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वापस आपको उनको मौका देना पड़ेगा, तो क्या सूरत हाल बन रही है, ज़रा ये फरमाइए। मैं आपको ये बताऊं कि एक ट्वीट आया है अभी, और फैज़ान लाखानी हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं, और उन्होंने बताया कि फिटनेस कैंप शुरू हो रहा है परसों से कराची में, और इस फिटनेस कैंप में 24 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है कि जिनकी फिटनेस जांची जाएगी। जाहिर है ये 24 खिलाड़ी, इसका मतलब है वो होंगे यासिर कि जिनको आप बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हैं तो इसी में से होगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम नजर आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है वो नजर आ रहा है मुझे सरफराज अहमद का, क्योंकि फिटनेस कैंप में सरफराज अहमद का नाम लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो टेस्ट सीरीज होगी प्रॉब्ली उसमें हमें सरफराज अहमद नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के अभी किसी खिलाड़ी इसमें नहीं है, इसलिए कि बहुत से तो पहुंचे नहीं है और बहुत से पहुंचे हैं तो रेस्ट कर रहे हैं। फिर T20 अलग फॉर्मेट है, लेकिन कुछ खिलाड़ी T20 टीम के भी हैं कि जिनको लाजमी आपको शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो अबरार अहमद हो, इवन आपके शाहीन आफरीदी हो, नसीम शाह हो,
और बाबर और रिजवान भी हों, ये खैर प्लेस तो माने हुए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ग्रुप बंदी और चीज़ें जो सारे सामने आएंगी उसके बाद क्या तब्दीली नज़र आती है। तो ये जो प्लेयर हमने नज़र आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त तो मैं बता दूं, इसमें जो 24 खिलाड़ी जिनका फिटनेस कैंप शुरू हो रहा है, इसका मतलब है टेस्ट सीरीज़ की अब तैयारी फौरन शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि अगस्त में सीरीज़ है। अब्दुल्ला शफीक का नाम है, फैसल अकरम है, हसीबुल्ला जो बड़े टैलेंटेड विकेट कीपर हैं, नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह का नाम है, इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम हैं, काशिफ अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मेहरान मुमताज़ के जिनकी हम स्पिन की बात तारीफ करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। मोहम्मद हारिस को भी लिया गया है, विकेट कीपर बैट्समैन। मोहम्मद हुरैरा हैं जो डोमेस्टिक में बड़ा ज़बरदस्त शुएब मलिक के या रिलेटिव भी हैं, भतीजे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, मुबस्सिर खान, इरफान खान नियाजी जिनकी हमने आपसे बात की थी, उमैर बिन यूसुफ हैं, साहबजादा फरहान, हम मुस्तकिल उनका जिक्र करते रहे, समीन गुल फास्ट बॉलर, सरफराज अहमद हैं, सऊद शकील भी हैं, शाहनवाज धानी इनका भी नाम है जिनको बड़ा मिस कर रहे थे लोग, तैयब ताहिर इनका भी नाम कई जगह आ रहा था कि ये, उमर अमीन डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत पुराने खिलाड़ी ये भी हैं, फिर अब्दुल कादिर के साहबजादे उस्मान कादिर और लेग स्पिनर जाहिद महमूद। तो ये वो प्लेयर हैं कि जिनको अभी शामिल किया जा रहा है, फिटनेस कैंप एक लगाया जा रहा है, पहले इनकी फिटनेस जांची जाएगी, फिर इन्हीं में से कुछ प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे। ये वो नाम है कि जो डोमेस्टिक में थे, जिनको हम समझते हैं कि बहुत अरसे से हो सकता है कि अब इसमें और भी नाम ऐड कर दिए जाएं, लेकिन ये कोई प्रोबेबल्स नहीं है, दीज आर नॉट प्रोबेबल्स कि इसका कोई वो हो, लेकिन ये मतलब ये कि ये सेलेक्ट किया गया है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको फिटनेस के कैंप में लाने का मतलब है कि समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अच्छा, ये टेंटेटिव ही सही, दो के अभी जैसे मैंने कहा कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती, ताहम ये वो लड़के हैं जो बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। कामरान गुलाम उसमें जिसका नाम है, तैयब ताहिर लड़का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है, साहबजादा फरहान इसमें बहुत अच्छा है, इसमें और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। शाहनवाज धानी सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, जिसको बहुत अच्छे रिदम में था, उसको मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया, बार बार वो पसंद और नापसंद का शिकार हुए। मेहरान मुमताज़ है, ये मुबस्सिर है, बहुत अच्छा ये क्रिकेटर है, बहुत सारे और हैं। तो ये लड़के जो डिज़र्व करते हैं उनको पहले फिटनेस उनकी चेक की जाएगी, और ख्याल ये बार बार एडवाइस किया जा रहा है, बोर्ड भी यकीनन इसको कंसिडर करेगा कि जो 3 लड़के हैं जो मेन कल्प्रेट हैं, इनको सबसे पहले जो वो साइडलाइन किया जाए, इनको कैंप में भी ना बुलाया जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर कल्प्रेट हैं तो बिल्कुल कोई गुंजाइश पहले आप उसका वो कर लें, क्योंकि ये तो जो नज़र आ रहा है उसको नहीं झुटलाया जा सकता। आप बारहा इस चीज़ की आप वो करते रहें कि ऐसा नहीं है, वो नहीं है, लोग और भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन बात इल्ज़ामात की नहीं है। जो ग्राउंड में नज़र आया है, जो कुछ हुआ है, वो सबके इल्म है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले हुआ करता था किसी को इल्म नहीं होता था कि कौन किसके साथ है। अब सबको पता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसकी फेवर में है, कौन डिलिबरेटली परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। आप जाएँ, इंक्वायरी इसकी कंडक्ट करवाएं। आप मोहसिन नकवी साहब, सारे इदारे आपके पास हैं, इसमें बहुत बड़ी करप्शन भी है। ये लाखों रुपए लेकर अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो ये भी करप्शन है, तो इसको भी जो है बाकायदा इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए भी नैब से रुजू करें, वो भी आपके कंट्रोल में, आप उसके ज़रिए इंक्वायरी करें, क्योंकि एक करोड़ों और अरबों रुपए का मामला है। तो ये जब करोड़ों और अरबों रुपए ये आपसे ले रहे हैं, पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा अगर लग रहा है, तो आपको इसमें करप्शन की इंक्वायरी भी करनी चाहिए। ये भी हमारा मुतालबा है, आप इसको सीरियसली कंसिडर करें, क्योंकि ये नहीं है इसको भी करप्शन ही समझा जाएगा, बल्कि ये करप्शन ही है कि आप 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, लाखों रुपए आपके ऊपर खर्च किए गए, और अगर आप डिलिबरेटली या किसी भी वजह से अगर आप ग्रुपिंग का शिकार हैं, कोई भी XYZ रीज़न है, तो आपको इसके लिए नैब को लाजमी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और यही हमारा यहाँ से मुतालबा है। जी मुनीर भाई, पीसीबी का ये कहना है कि जो पैसा है वो टैक्स पेयर नहीं है, हम खुद अपना पैसा निकालते हैं, लेकिन जो पैसा आप निकालते हैं वो पाकिस्तान से ही निकालते हैं, और उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि चंद महीने पहले जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जाके श्रीलंका में और खिलाड़ियों को राज़ी किया था। उन्होंने अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था कि मुझे 60 लाख चाहिए, मैं एक कैटेगरी में हूँ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ये नहीं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि जो प्लेयर्स के एजेंट है ना, जो प्लेयर्स को कहते हैं कि आप ये लीग खेलें, ये इश्तहार दें, आप यहाँ रहें, आप वो करें,
सबसे पहले उस मोनोपोली को तोड़ना है। Right. आपको पता है कि 2-3 नाम आए थे जिसमें इंजमाम उल-हक को भी जो चीफ सेलेक्टर थे उनको रिजाइन देना पड़ा था, कमेटी बनी थी, उस कमेटी का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको प्लेयर्स एजेंट का जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एजेंट के जो डायरेक्टर है वो मोहम्मद रिजवान भी हैं, एक में इंजमाम उल-हक साहब थे कि जिन्होंने रिजाइन दे दिया था कि जी मैं हट रहा हूँ, आप इंक्वायरी को, उस इंक्वायरी का आज तक कुछ नहीं हुआ। प्लेयर्स एजेंट को देखें आप, वहां से शुरू करें, क्योंकि जो ग्रुप बंदी होती है वहीं से होती है कि मैं इस एजेंट का हूं तो मैं इसके साथ। दूसरी बात यासिर, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं, मैं आपसे बात नहीं करता, इसलिए आप कप्तान है तो मैं तो आपको जितवाऊंगा नहीं। ये क्या चीज है कि 4 खिलाड़ी एक तरफ हो गए, 4 खिलाड़ी एक तरफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी नाराज हैं कि मैं बात नहीं करूंगा उनसे, बाबर से, कि वो उनको कप्तान बना दिया। बाबर कहते हैं मैं कप्तान हूं, मैं देखूंगा कौन नहीं खेलता। ये चीजें हैं जी। ये जो अना है ना, यंग एज में जो आपकी अना है ना, वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है। इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे खिलाड़ी को लाएं कि जिसको सब मानते हों। जब शान मसूद की हमने बात की, टेस्ट में हम हार गए ऑस्ट्रेलिया में तीनों टेस्ट, लेकिन हम 27 साल से हार रहे हैं वहां। कोई आप सीरीज 27 साल से नहीं जीते। वेस्ट इंडीज ने भी एक टेस्ट मैच जीते, आपने एक भी नहीं जीता है। तो सवाल ये है कि सरफराज के रहने से अगर आपको लगता है कि ये टीम को चला सकते हैं, तो अभी वो 37 साल के हैं, थोड़ा सा, क्योंकि हुआ ही सारी जो गड़बड़ हुई है यासिर, वो सरफराज को जब से कप्तानी से हटाया है उसके बाद से ही शुरू हो गया, कहीं कोई चीज हल नहीं हो रही है। चेयरमैन भी तब्दील हुए हैं, बोर्ड के लोग भी तब्दील हुए हैं, सेलेक्टर्स तब्दील हुए हैं, कोच तब्दील हुए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। आपको ये चीजें देखनी है। तो इंटरनल चीजें आपने बिल्कुल सही कहा कि मोहसिन नकवी साहब जितना इस वक्त मजबूत हैं, उससे बड़ी मजबूत शख्सियत तो कौन हो सकती है। अगर हम बात करें इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर से मजबूत तो कोई नहीं होता है ना, हर चीज उनके हाथ में। आपने नैब की बात की, जो भी FIA है, नैब है, जो भी है, आपको उसको अगर आप समझते हैं कि हाँ भाई करप्शन इन्वॉल्व है, मैच फिक्सिंग है, ये चीजें तो अगर आप हैं तो इस चीज के लिए तो आपको हर सूरत तमाम उसका इस्तेमाल। और ये चीज अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं खत्म कर पाए ना यासिर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो आते हैं, जो सियासी बुनियाद पर आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो इतना नहीं कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। इनके पास लिमिटेशंस नहीं है, इनको ही सही करना पड़ेगा। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में अब 7-8 महीने रह गए हैं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी स्टेडियम तैयार करा रहे हैं। वो आप किस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान कैसे जाएंगे जिसका पता ही नहीं है। तो आपको पहले तो ये चीजें सही करें और इसको जरा वॉर फिटिंग पे करने की जरूरत है। अब जैसे आपने फिटनेस कैंप का ऐलान किया है, इसमें खिलाड़ियों को फिटनेस की बुनियाद पर आप लाएं, क्योंकि टेस्ट में तो हमने देखा है सब 4 ओवर के बाद 5वें ओवर में तो सांस हाँप रही है आपके फास्ट बॉलर, खेलने का इरादा ही नहीं है। 2 ओवर शुरू में कराएं, 2 ओवर बीच में या आखिर में कराएं और उनका पूरा मैच खत्म। तो ये तो इतनी अय्याशी तो नहीं चलेगी ना। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी है उसको टेस्ट खेलता है तो मंचता है, तो टेस्ट तो आपका कोई T20 वाले खेल ही नहीं रहे। आप ना किसी को कहते हैं ना कुछ करते हैं, वो PSL खेलते हैं, 2 लीग्स खेलते हैं और उसके बाद वनडे या T20 खेला पाकिस्तान के लिए और फारिग। तो वो तो हमने मुस्तकिल ये कहा है कि आप अपना उन खिलाड़ियों को पाबंद करेंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो PSL खेलेंगे, और आपकी मर्जी से 1-2 टूर्नामेंट आप देखते हैं कि जो क्लैश नहीं कर रहा आपके डोमेस्टिक सीजन से, उसमें आप उनको खेलने की तरजीह दें। डोमेस्टिक आपका मेयार बढ़ाए भाई, डोमेस्टिक का मेयार बहुत खराब है हमारा। चेयरमैन साहब जहां इन चीजों को देख रहे हैं, वहां उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए डोमेस्टिक के मेयार को बढ़ाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में कब हो रही है किसी को नहीं पता होता। वो लोग जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, सहाफी दूसरे, वो सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेते हैं, स्टेडियम खाली होता है। 1 अरब रुपया पिछले सीजन के अंदर खर्च किया और कोई हमारे पास प्लेयर नहीं आया ना। और विकेटें देखें, बाज दफा विकेट ऐसी होती है कि सब सेंचुरीज बना रहे हैं, एक दिन में 4-4, 5-5 सेंचुरी एक टीम ने बनाई है। ये और वो भी, और 5 दफा ऐसा होता है कि 3 दिन रह गए, आपका स्केड्यूल नहीं है, स्केड्यूल भी मतलब एक तरह से भुगता रहे होते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भुगताएंगे तो फिर तो आपको ये चीजें भी, तो हमारा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें कसूर नजर आता है, तशहीर नहीं होती। वरना पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब तो डिपार्टमेंटल भी हो गए हैं, अब आप उनको किसी तरह वो करें। और ये देखें, ये जो है ना चेंज का टाइम है, मेक और ब्रेक का टाइम है ये जो है। इस वक्त आपको डोमेस्टिक सही कर ली, आपने खिलाड़ियों की ग्रुपबंदी खत्म कर दी, अच्छे प्लेयर आपने खिला दिए, तो आपकी क्रिकेट थोड़ी बच सकती है। क्योंकि अभी आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में आने के लिए बहुत चाहिए। जिन खिलाड़ियों की हमने बात की थी ना, उनमें भी मॉडर्न डे क्रिकेट वाला वो इसी सिस्टम से निकले हुए हैं। तो आपको ये सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। जब सब टीमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं, अभी आपने बात की ना, मतलब 150 का स्ट्राइक रेट आजकल एवरेज है, 200, 250, 200, 250 के एवरेज से खेल रहे हैं।
तो ये चीज़ें हैं जो मैंने निशानदेही की है। बिल्कुल ठीक है। ग्रुपिंग का मैंने निशानदेही की, प्लेयर्स एजेंट की मैंने निशानदेही की, बिल्कुल आप डोमेस्टिक कह चुके क्रिकेट की तरीके की। तो ये चीज़ें प्लीज़ देखना चाहिए, बहुत बिल्कुल ये ज़रूरी। देखने की ज़रूरत है। बार बार इन चीज़ों की निशानदेही करते आ रहे हैं और बोर्ड को अब अपना अपर हैंड रखना पड़ेगा। अगर वो इस तरह ये मामलात को लेट गो करते रहेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि हर टूर्नामेंट के बाद आप वहीं खड़े होंगे, फिर वही लेम एक्सक्यूज़ेस होंगे, बिल्कुल। वही स्पीचेस होंगी। जब भी आप जाएंगे हार के बाद सवाल आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप कहेंगे 10 रन कम बनाए थे इसलिए हार गए। तो ये वाली आप अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। उन प्लेयर से भी आपको जान छुड़ाना होगा। बड़े बड़े नाम किसी काम के नहीं, अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया का मिसालें आप बहुत देते हैं, उनका सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं। कभी टीम को देखें ज़रा गौर से कि टीम क्या कहती है। टीम प्लान करके ग्राउंड में जाती है, वो कहता है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाली टीम में इंडिविजुअल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने भी वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल था, जिसमें अगेंस्ट इंडिया वो गए खेलने के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में गए थे, इतना वो कॉन्फिडेंट थे कि उनको पता था कि मेरे पास जो 11 खिलाड़ी हैं मैंने उनको कैसे इस्तेमाल करना, और उसका नतीजा आपने देखा कि वन साइडेड उन्होंने फाइनल हराया उनको। तो ये प्लानिंग होती है, टीम गेम है। बोर्ड अगर अपना अपर हैंड नहीं रखेगा तो फिर माजरत के साथ आप तब्दीलियां करते हैं ना, ये सिर्फ शफलिंग होगी, ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो आप करते रहेंगे। एक प्लेयर की जगह दूसरों को, तीसरी जगह आपने किसी और को रख दिया, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, वो है फ़खर जमान के हवाले से, जिसका नाम सामने आया वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। किस हद तक इफेक्टिव रहेगा और क्या आप समझते हैं, क्योंकि एक प्लेयर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि उसकी अप्रोच नज़र आती है। हमारे यहाँ तो उनको इतनी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है कि वो लड़का कोशिश करता है कि मैं सबसे ज़्यादा पीछे खड़ा रहूँ, सबसे ज़्यादा दूर रहूँ। अगर इसके ऊपर अगर आप वो करेंगे तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है, ज़रा मैं चाहूँगा इस देखिए, पर भी अगर कुछ मेरी कहना। आप ज़ाती राय लेते हैं तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल ठीक उसकी है। वजह मैं आपको बताऊं, एक तो फ़खर जमान में आई डोंट नो कि इतना पोटेंशियल टैलेंट है कि वो पूरी 11 रुकनी अपने से बड़े खिलाड़ियों को संभाल सके। दूसरी बात ये कि फ़खर जमान का मसला ये है कि जब वो फॉर्म में है ना तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जब फॉर्म से वो गिरते हैं तो 10-10 12-12 मैचेस लगातार वो नाकाम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को देखना होगा। तो आई थिंक ये फ़खर जमान नाम चल रहा है अभी कहीं, उससे ज़रा के हवाले से अभी कोई उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। अभी आपको फौरी तौर से, चूंकि नवंबर में वाइट बॉल क्रिकेट है, अभी तो आपको पूरा टेस्ट सीरीज 2 बड़ी बांग्लादेश से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है। पहले तो आप इस तरफ तवज्जो दें। फ़खर जमान का तो टेस्ट में मेरा ख्याल है खिलाया भी नहीं जाता, वो खेलते भी नहीं है। तो ये चीज़ों को तो अभी साइडलाइन रखना चाहिए। अभी तो वाइट बॉल क्रिकेट की हमें कोई बात ही नहीं करनी। तो हमें जो फोकस है, देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच हैं, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कभी भी टॉप 3 में भी नहीं है, टॉप 2 फाइनल खेलते हैं ना, टॉप 4 में भी नहीं आती, 5वां 6वां 7वां नंबर होता है। तो उसमें अगर आपके होम ग्राउंड पर मैचेज आपको 5 टेस्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी टीम खेलें और आप उसको आगे ले आने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये है। अच्छा, वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। भाई मैं चाहूंगा ये डिस्कशन जारी रखें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेकर वापस आ रहा हूँ, फिर हम मुनीर भाई से गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपके सवालात भी शामिल करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ अपनी क्रिकेट के हवाले से, और जनाब कुछ बात कर रहे थे हम जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उसके हवाले से। वर्ल्ड कप की तरफ थोड़ी सी वापस आएंगे। अब जो बाकी मानदा मैचेस है उसके ऊपर हमने बात करनी है। और ऑल एंड ऑल जिस तरह के मैचेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में ये वर्ल्ड कप हमें नज़र आया है, जो शायद पहले, इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए शायद इससे ज़्यादा उसमें नहीं हुई, कंडीशंस को लेके, पिचेस के हवाले से और बहुत सारे दीगर मामला थे। बहरहाल अब आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, जरा मैं चाहूँगा इसकी तरफ वापस आते हैं। जी मुनीर भाई, आप कुछ फरमा रहे थे ब्रेक। मैं ये कह रहा था, अभी आप कह रहे थे ना कि लेम एक्सक्यूज होते हैं, हमने 15 रन शॉट किए, 10 रन शॉट किए। कल भी साउथ अफ्रीका की टीम ने 163 रन बना है, लेकिन वो 185 बना सकते थे, वो भी शॉर्ट थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी परफॉर्मेंस से वो जीत लिया। तो अगर शॉर्ट है तो फिर बॉलर्स का काम बढ़ जाता है, अगर बैट्समैन नहीं चलते तो ये तो होता है। अच्छा, आज मैच है बांग्लादेश और इंडिया का। अब इंडिया को भी जो है वो इस वक्त जिस तरह से खेल रहे हैं, इंडिया को जो एक परेशानी लाक है इस वक्त, जो मैं इंडियन मीडिया भी सुनता हूं उनको, वो ये कि इनके जो ओपनिंग पेयर है, सबसे ज़्यादा जो उनके तजर्बेकार कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जो ओपन करते हैं, ये अभी तक 4 मैचेस में जिनको मौका मिला है, इनका जो ओपनिंग स्टैंड है एक 22 रन का है, एक 12 रन का है, एक 2 रन का है, एक 1 रन का है। तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली। फिर विराट कोहली ने जो 3 मैच खेले थे वहाँ अमेरिका में, एक मैच तो बारिश की नज़र हो गया था,
तो उसमें 3 मैचों में उन्होंने टोटल 5 रन बनाए थे। फिर पिछले मैच में रन बॉल उन्होंने 24 रन बनाए, तो उनके टोटल अभी तक 29 रन हैं और रोहित शर्मा के टोटल अभी तक 76 रन हैं। तो इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि अगर ये हर दफा नहीं चले तो नीचे, देखिए हो ये रहा है कि ये दोनों नहीं चल रहे हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव कि उन्होंने 2 मैचेस में इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है कि वो सारा जो कसर थी उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में वो चलें। तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं पिछली दोनों, इन्होंने जो 50 स्कोर किए हैं उन्होंने किया, ज़रूरी नहीं है वो चलें। अब उनके पास असल में बैकअप है, ऋषभ पंत है। मेरा अगला यही आपके साथ वो था कि मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर वो फिक्रमंद हैं तो वो इसलिए नहीं है कि उनको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। आप ये सोचें कि वो केएल राहुल को ड्रॉप कर आएँ, उसमें वो शुभमन गिल को ड्रॉप कर श्रेयस अय्यर को, रिंकू सिंह। आप बताइए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ उनके पास फिर हार्दिक पांड्या भी हैं। अच्छा, जडेजा अभी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑफ कर रहा है। वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, बड़े मौके पर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग तो खैर वो करते ही है। शिवम दुबे जो उनका एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर है ना, जिस पर आपने अभी जो हमने नाम लिया उन सब पे फोकियत दी गई थी इसको, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसकी एक इनिंग्स ड्यू है। तो अब ये देखना है कि ये इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पहले तो हम देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो इनको है कि अगर बाद में प्लेयर, लेकिन उनके पास है, संभाल लेते हैं। इस तरह इंग्लैंड में वो संभाल लेते हैं। कल बटलर और सॉल्ट आउट हुए तो बाद में हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टन ऑलमोस्ट मैच जितवा गए थे इंग्लैंड को। साउथ अफ्रीका में भी आप देख लें, इनके पास जो प्लेयर हैं, मिलर हैं, स्टब्स हैं, ये परफॉर्मेंस दे जाते हैं जब जरूरत होती है। क्लासन है तो है, पाकिस्तान के पास तो था ही नहीं ना मिडिल ऑर्डर। पाकिस्तान के पास तो आजम खान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान, अगर आप इनको मिडिल ऑर्डर कहते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, तो हम अब था ही नहीं। तो उनके पास हैं, लेकिन फिर भी जैसे क्विंटन डिकॉक पर बहुत भरोसा कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, और वो खेल के भी दे रहे हैं। अगर वो 30 गेंदों पर 50-55 रन बना लेते हैं तो अपना काम वो कर देते हैं, और यही काम उनसे वो तवक्को भी कर रहे हैं। तो अब वेस्ट इंडीज़ को जो है क्विंटन डिकॉक को भी देखना होगा, उनके दीगर प्लेयर्स को भी देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अच्छा, आज के जो बांग्लादेश का मैच है, बज़ाहिर तो अपर हैंड है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने के साथ जो परेशानी थी ना, जब वो वर्ल्ड कप खेलने आए थे तो अमेरिका से वो दोनों मैच हार गए, T20 इंटरनेशनल शुरू के 2, तो ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम का तो कहीं सर पैर ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने तीसरा मैच 1 साइडेड हरा दिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्वालिफाई किया। तो बांग्लादेश के लिए भी आज डू और डाई है, बका का मसला है। तो मुझे लगता है फाइट करनी चाहिए बांग्लादेश को, लेकिन कितना कर पाते हैं कि इंडिया का एक प्रेशर तो बहरहाल है, इंडिया तो बड़ी टीम है, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर। अंग्रेजी में अंडरडॉग्स कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसको कुछ और। बिल्कुल अंडरडॉग्स, बिल्कुल अंडरडॉग्स। ये जो लेफ्ट आर्म बॉलर 1-2 मैंने देखे खासतौर पे बांग्लादेश के, ये अच्छा इन्होंने कमबैक किया और बड़ी लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहे थे, और वो समझ रहे थे कि T20 क्रिकेट किस तरह खेलनी है। बाकी सीजनल प्लेयर भी हैं उसके अंदर, मोहम्मदुल्लाह शामिल है, शकीब हैं और दीगर खिलाड़ी हैं, तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ छोटी टीमों के पास वो कहते हैं ना, गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है, बड़ी परफॉर्मेंस दें और मैच जीतें और आगे निकल जाए। बिल्कुल सही है, फायदा उठा सकते हैं। इंडिया को जो है अगर जरा सा इजी लेगी इंडिया इस मैच को तो उसे परेशानी हो सकती है। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई थी, दो कि हम लोग ने अब मैच अपने हाथ से दिया इंडिया को। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बड़ी टीम वो क्लैप्स कर सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में। वो जीते नहीं हैं, वो तो हमने जीता ही नहीं मैच। वो अपनी तरफ से तो हमने बॉलर्स ने काम करके दिया, लेकिन नहीं किया। तो अगेन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बांग्लादेश शायद वो गलती ना करे। छोटी टीम जो है उस वक्त जीतती है यासिर जब जज्बा होता है। यूएसए में भी जज्बा नजर आया था हमें बांग्लादेश की टीम में भी जज्बा न, जीत के लिए खेलना चाहते हैं वो लोग। उनके ये तो नहीं है ना कि वो नहीं, हालांकि उनके मुशफिक रहीम उनके पास नहीं है, 1-2 और उनके बैट्समैन नहीं है, लेकिन जो भी है, महमूदुल्लाह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी। शकीबुल हसन बड़े मैच के प्लेयर हैं, उनकी 49 विकेट्स हो चुकी हैं, 1 विकेट शायद उनको चाहिए थी। वर्ल्ड कप में पहले प्लेयर बनेंगे 50 विकेटें लेने वाले T20 वर्ल्ड कप में। बैटिंग भी बहुत अच्छी है, पर जाहिर है उनके पास तजुर्बा बहुत है, तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि एक बार फिर अगर ज़रा सा इजी लेगी या इनका मिडिल ऑर्डर सूर्य कुमार यादव को जल्दी आउट कर लिया तो कहीं ना कहीं पे मैच उनका फंस सकता है। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ होगा, लेकिन बांग्लादेश की टीम फाइट करेंगी, बांग्लादेश की बका है, वो फिर बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से, तो उनको जीतना जरूर। ऑस्ट्रेलिया उनको वैसे ही हरा चुका है। मैं सवाल आपके सामने जो आपके लिए मौसूल हुए हैं वो रख देता हूँ। एक सवाल आया कि एक चूकर्स तो मशहूर हैं साउथ अफ्रीका, जिनको हम 92 से देख रहे हैं कि वो आज तक बड़े कंसिस्टेंट हैं। अभी तक उन्होंने, जैसे हम इंडिया के अगेंस्ट हारने में बड़े कंसिस्टेंट हैं ना, हम कभी वो नहीं करते। एक तो चूकर्स हुए हैं, दूसरे चूकर्स हो गए हैं इंडियंस।
जो कि पिछले 10 सालों के अंदर उनके बड़े बड़े टूर्नामेंट आईसीसी के इवेंट्स उनके हाथ से जाते रहे। अब ज़रा ये ज़रा बताइएगा कि क्या वो रिवायत बरकरार रहेगी? आपके लिए सवाल है कि चलो एक तरफ तो चाहे साउथ अफ्रीका कितनी ही अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो, सेमीफाइनल में वही करेंगे जो उनसे उम्मीद है। दूसरे चूकर्स इंडियन के बारे में क्या आप समझते हैं ऐसा है? इंडियन का जो आपने चौकस की बात की ना, वो यूं सही है कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीते। तो उनके पास तो इतना टैलेंट, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ट्रॉफी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रॉफी चली जाती है, इंग्लैंड के पास चली जाती है, तो लम्हे फिक्रियत तो है उनके पास। एक चीज़ और है कि जितना कॉन्फिडेंस उनका हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को अपने होम ग्राउंड पर नजर आया था, उतना कॉन्फिडेंस बहरहाल नहीं है इंडियन टीम में। जितनी वहां हमें मजबूत नजर आ रही शायद इतनी नहीं है। खेल जाएं, सब मिलके खेल जाएं तो बहुत अच्छा है, वो चीज़ यकीनी तौर से थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। चोकर्स इस हवाले से हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद ये इनके पास ट्रॉफी नहीं आती। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी आपके पास नहीं है तो बेकार है ना। फाइनल अगर आप हार जाते हैं या नहीं पहुंच पाते तो बेकार हो जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि बड़ी मजबूत टीम थी, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हरा दिया अनएक्सपेक्टेड। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उनको लीग मैच में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, फाइनल आया तो कहीं 1.25 लाख स्टेडियम में और सबको चुप करा दिया कप्तान पैट कमिंस ने। उनको पता था कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हो रहे हैं और ये खराब दिन आता है, तो लगातार 10 मैच जीत के वो खराब दिन आया और उनका काम हो गया। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, चोकर्स दोनों हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम अभी तक 3 मैचेस में चोक करते करते रह गई थी ग्रुप में। एक मैच वो 4 रन से जीते थे बांग्लादेश से, एक मैच वो नेपाल से 1 रन से जीते थे, और एक मैच वो था जब महमूदुल्लाह ने ऑलमोस्ट छक्का लगा दिया था, वो बाउंड्री लाइन पे कैच होकर वो 4 रन से जीते थे। तो वहां पर कहीं ना कहीं मैच, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम चूंकि जीतती चली आ रही है, मुकाबला उनका वेस्ट इंडीज से है और वेस्ट इंडीज के लिए डू और डाई है, तो बहुत ज़बरदस्त मैच होना चाहिए। उसमें साउथ अफ्रीका को बहुत मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को भी पता है कि वो जिस तरह इंग्लैंड से हारे हैं पहला मैच, अब वो ऐसी गलती नहीं दोहरा सकते। तो ये सबसे चोकर्स की जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि साउथ अफ्रीका जब तक एक टूर्नामेंट नहीं जीतेगा, और बड़े मैच में आगे चोक करते हैं ना, वो सेमीफाइनल या फाइनल में अगर वो पहुंचते हैं तो चोक करने की बात होगी। अभी तो अगर वो हार गए तो हो सकता है बाहर ही हो जाए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज पहुंच जाए, तो अभी भी इनके लिए ये भी बड़ा मैच है और समझ के खेलना होगा। ऑल्दो वो 2 मैचेस जीते हुए, इनके ग्रुप में कोई और 2 मैचेस नहीं जीता है, वो जीते हुए, उसके बावजूद वो बाहर हो सकते। अच्छा, उनकी लक का भी बड़ा उसमें अमल दखल होता है। देखें इस टूर्नामेंट के अंदर भी सबसे अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, बट स्टिल अभी भी जैसे आपने कहा अनसर्टेनिटी पाई जाती है। एक सवाल ये आया कि जनाब इंग्लैंड की टीम को आप कहाँ रेट करते हैं, क्योंकि वो जो हमारे क्वेश्चन फाद साहब ये पूछ रहे हैं कि ये इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर दुनिया की किसी भी टीम से 11 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो शायद सबसे भारी हैं, बट स्टिल वो एक्स फैक्टर इसमें से मिसिंग है। उसकी वजह आपके ख्याल में कप्तानी है या और कोई वजह? इसका जवाब नहीं। देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बहुत बुरा हाल हुआ था इंग्लैंड का ना, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से T20 सीरीज जीती है और जो उसके बाद उन्होंने कमबैक तो किया है। पाकिस्तानी टीम तो डिटोरिएट हो रही है ना, बजाय कि वो अपनी जगह पे भी नहीं हो तो और नीचे गई है। इंग्लैंड की टीम ने उस वर्ल्ड कप से सबक लिया है और इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पे भी सबक लिया है। देखिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान की पोजीशन ग्रुप मैचेस में सेम थी, उनको भी बारिश का इशू था, वो भी एक मैच हार गए थे, एक मैच उनका बारिश से वो हो गया था, कैंसिल हो गया था, एक पॉइंट्स मिले थे, तो उन्होंने नमीबिया को बड़े मार्जिन से हराया था, आई थिंक ओमान को, बड़े मार्जिन से हरा के उन्होंने अपना नेट रेट सही कर लिया था। और आखिरी मैच में बारिश होती रही लेकिन किस्मत ने साथ दिया, 10 ओवर का मैच हो गया और इंग्लैंड जीतकर पहुंच गई। अब आपने इंग्लैंड की टीम को, आपने एक्स फैक्टर जो है ना इंग्लैंड की टीम का, अब जो अच्छी चीज हुई है, कल मुझे नजर आया कि ब्रुक्स और लिविंगस्टन जो है ना ये फॉर्म में आ गए। ये रन्स नहीं बन रहे थे इनसे, इनका फॉर्म में आ जाना, और सबसे ज़्यादा वो भी इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं अपनी ओपनिंग जोड़ी पे जो बटलर और सॉल्ट की है। बटलर ने 2 सेंचुरियां बनाई थी आईपीएल में, बड़ी सी इनिंग्स खेली थी। सॉल्ट ने 3 50s बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे बनाई थी आईपीएल में। तो वो जो इनिंग्स है उनकी, अगर ये दोनों अच्छा खेल जाते हैं तो फिर वो नीचे उनको मिल सकता है। बॉलिंग में आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मोइन अली की बॉलिंग मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे इशू है। मार्क वुड की स्पीड है, सबसे फास्ट बॉलर है, लेकिन शायद वो उतना नहीं कर पा रहे। तो इंग्लैंड को अपनी थोड़ी सी बॉलिंग देखनी होगी। मिडल ऑर्डर का चल जाना उनके लिए खुशाइंद है और बटलर और सॉल्ट की ओपनिंग पार्टनरशिप उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर वो कर लेते हैं तो सेमीफाइनल में तो उनको पहुंचने चाहिए, लेकिन उनके सेमीफाइनल डिपेंड जो है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच पर। ओके जी, अच्छा जी, अब थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग आजकल आपको पता है ना, एलिगेशंस भी लग रहे हैं और हर शख्स अपने हिसाब से तबसरे भी कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको पता है, कोई ना कोई हर शख्स ये दावा कर रहा है उसके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है।
अब खबर ये आई है कि जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जाएगी और प्लेयर्स जो हैं उसके खिलाफ जो है वो कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो अभी खबरें आ रही हैं कि जो दावे किए गए, कोई मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो उसके हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए, आपके ख्याल में किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन क्या एक इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए एक दो आफरीदी के हवाले से कोई है वो जर्नलिस्ट वो ये क्लेम करता है कि इसको अगर दूर कर दें, वो सारे आपको पता है कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद क्या ये उसका जवाब हो सकता है कि जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, क्या उसको ये सेट असाइड कर सकते हैं प्लेयर्स, क्योंकि वो तो फेलियर ही है रिजल्ट। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बात हो जाए, आपकी क्या है? प्लेयर्स का तो असल जवाब ही यही होता है कि वो ग्राउंड में अपनी परफॉर्म तनकीद करो। जवाब ग्राउंड में दे दे, और वो प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है वो अपना डोमेस्टिक खेले, फॉर्म बहाल करे। ये तो दो चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है। अब जाहिर है, देखें क्रिकेट जिस तरह पैशन है पाकिस्तान में, एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के लोग टीवी में पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं, 6 की डिफरेंट राय होती है। इस तरह करोड़ों लोग बन जाते हैं मिलके, तो नाराज़गी तो होगी। जब आप जीत के आते हैं तो आपका कितना इस्तकबाल होता है, यही जो सारे जो ट्वीट्स कह लें या जो भी आप उसको कह लें, उसमें बिल्कुल एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। 360 डिग्री एंगल चेंज होकर सब आपकी तारीफें और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और कहते हैं ये दें वो दें, सब चीज़ें होती हैं। आपको भी तो ऑफर की गई थी ना $1 लाख की, आपको भी तो VIP हज की ऑफर की गई थी ना। आपको पता था कि अगर आप जीतेंगे तो पाकिस्तान में लोग कितना खुश होंगे और कितना इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। लेकिन आप तो अपने ही उसमें लगे रहे कि जी मेरी उससे दोस्ती नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों खेलूं। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कुछ चीज़ें कल भी मैंने कहा था हजम नहीं हो रही हैं। हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में 14 रन बन जाना, 3 गेंदों पर, एक पे छक्का लग गया, एक पे चौका लग गया। इतने बड़े बॉलर से सामने अपोनेंट USA है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। मोहम्मद आमिर का वाइड पर इतने सुपर ओवर में 3 वाइड, 7 रन वाइड के बन गए। मोहम्मद रिजवान का बुमराह के खिलाफ शॉट खेलना, विकेट छोड़ के लाइन को उन्होंने शॉट खेला है। इमाद वसीम से शॉट ही नहीं लग रहे हैं, जबकि वो प्लेयर ही उस वक्त के प्लेयर हैं जहां पे हमें ऐसे ज़रूरत होती है। हमेशा हमने PSL में उनको देखा है या देखा है उनको। ये चीज़ें जो है ना हजम नहीं हो रही हैं टीम से। यहाँ अब 119 करके भी उन्होंने तो कह दिया भाई आप जीत लो खुदा के लिए, हमने तो आपको दे दिया मौका, आप आ जाओ सुपर 8 में। आप वहाँ पर भी पैनिक कर जाते हैं। अगर आप USA से भी पैनिक कर जाते हैं, बाद में कनाडा से रन चेज करने थे आपको 13.5 ओवर्स में, आपके 6 ओवर में 28 रन थे, आप कहाँ से चेज करेंगे? फिर आपको लाले पड़ गए, आपने कहा भाई जीत लो, यही बहुत है। आयरलैंड के खिलाफ भी हाथ पांव फूल गए थे सबके, देख रहे थे ना टीम हार सकती थी। तो वो जो इस वक्त तो प्रेशर में टीम है ना, इस वक्त तो बहुत तब्दीलियों की जरूरत उसमें है। सोशल मीडिया पे देखें, आप हर आदमी को अपने हक होता है, लेकिन आपको मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग का अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप सीरियस एलिगेशन है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। इसमें कई खिलाड़ी आपको पता है, करंटली पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी मैच फिक्सिंग में 5 साल बाहर हो चुके हैं, और भी प्लेयर हैं, सलीम मलिक बैठे हुए हैं बाहर, भारत में अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, सब पे लगे, सबको बाहर किया गया। बहुत से बच भी गए। आज टेलीविजन पर आई एम सॉरी टू से कमेंट्री भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, टीवी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन वही था कि जब उन्होंने सिग्नल तोड़ा तो वो उस वक्त शायद ट्रैफिक वार्ड नहीं था, नहीं पकड़ सका, बाकी वो पकड़े गए। लेकिन वजह यह है कि आपको मैच फिक्सिंग का किसी पर आप इल्जाम नहीं लगाएं तो आपके पास पूरा 100% प्रूफ होना चाहिए, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जिस एंकर ने भी इल्जाम लगाया है वो कितने क्रेडिबल है मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने अगर इल्जाम लगाया, वो कह रहे हैं मेरे पास हैं, तो मोहसिन नकवी साहब पूछ चुके हैं, आप उनको फौरन दें, अदरवाइज नहीं तो वो रखते हैं हक कि देखिए मैच फिक्सिंग का मतलब तो ये पाकिस्तान में डायरेक्ट इल्जाम आ गया ना। ठीक है। और ये ICC में इस वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर अब भी हमारे खिलाड़ी कोई मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग करते हैं तो ये तो हमारे लिए बायस शर्म है। मेरे ख्याल है मैच फिक्सिंग वाला इशू नहीं है, ये अंदरूनी इशू है कि वो तो नजर आ रहा है जो ग्राउंड के अंदर जो चीज़ नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है जब आप ग्राउंड में पहुँचते हैं फिर भी आप एक नहीं होते। ये अगर है तो फिर तो बहुत ही आपने अंडर परफॉर्म किया है। प्रॉब्लम ये है कि तनकीद इसलिए ज़्यादा हो रही है कि आप अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे आकर आपने परफॉर्म किया है, ये वो नहीं है। हाँ, एक दो नहीं बल्कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो बहुत गैर ज़रूरी हैं। अब हमें ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि ये इफ्तिखार जैसे खिलाड़ी, ये हमने ज़बरदस्ती इनको प्लेयर्स बनाया। आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, लेकिन ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, ये वो प्लेयर्स नहीं हैं जिनका कैलिबर ये हो कि ये टीम के साथ आप भेजें और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। एग्जीबिशन मैच में छक्के मार देना PSL में, ये परफॉर्मेंसेस काउंट नहीं होंगी। क्रूशल मैचेस में आपने कितने मैचेस जितवाए हैं, मैच बनाए कितने हैं, इससे ये पता चलता है, डिटर्मिन किया जाता है कि आप किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। वो इनका कैलिबर ना पहले था ना अब है। आप उनको किसी भी टेस्ट से और गुजार के देख लीजिए। अब इफ्तिखार का नाम आपने सही लिया है, इफ्तिखार है, लेकिन आप साइम अय्यूब को देखें,
आप आजम खान को देखें, आप उस्मान खान को देखें, आप शादाब खान को देखें, ये मुस्तकिल रहे टीम में एक आध मैच ड्रॉप हो। इन चारों की परफॉर्मेंस जरा आप मुझे बताएं क्या रही है। कुछ भी नहीं। और ख़ास तौर से शादाब खान की परफॉर्मेंस, जो सबसे सीनियर प्लेयर हैं, जिनको वाइस कैप्टन बनाया जाता है, जिनको पाकिस्तान की वाइट बॉल में अगेंस्ट अफगानिस्तान कप्तान भी बनाया गया, वो सीरीज भी हम हार गए। अगर मुझे किसी ने कहा, कल मैं एक चैनल देख रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई शादाब के साथ ज्यादती है कि उनको खिलाया जाएगा। शादाब बच्चे, शादाब खुद नहीं कह सकते कि जी मैं फॉर्म में नहीं हूं, मैं खेल सकता। कौन खिलाड़ी कहता है कि मुझे मत खिलाओ? वो तो हर मैच में सोचता है कि अगले मैच में मैं कर दूंगा। ये तो आपका काम है, मैनेजमेंट का, कप्तान का, कि भाई ये फॉर्म में नहीं है, इसको आप हटाएं। क्या कसूर किया था अबरार अहमद ने, क्या कसूर किया था कि उसको आप खिला ही नहीं रहे। देखिए न्यूजीलैंड से जो आपकी होम सीरीज हुई थी ना, जो 2 मैच से बराबर थी, उसमें पहला मैच खेले थे वो, उसके बाद 3 मैच उनको नहीं खिलाए, आयरलैंड में 3 मैच नहीं खिलाए, इंग्लैंड में 2 मैच नहीं खिलाए, वर्ल्ड कप में सारे मैच आपने नहीं खिला दिए। अब वर्ल्ड कप में दोबारा अबरार को क्या पता कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस रहती है। वो क्या सोचेगा कि यार मैं 15 में होकर 14 प्लेयर ने खेल लिया, मुझे मौका नहीं मिला, मेरा क्या कसूर था। हालांकि सबसे ज्यादा डिजर्विंग था वो, जी सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, जरूरत थी, कंडीशंस थी उसके लिए। और डेड रबर, आयरलैंड के खिलाफ मैच तो डेड रबर था ना, फॉर्मेलिटी का मैच था, उसमें भी आपने नहीं खिलाया। तो ये चीज का तो देखिए बाबर आजम को जवाब देना पड़ेगा। शादाब को मुस्तकिल खिलाना, अबरार को एक मैच में भी नहीं खिलाना। कभी आपकी मर्जी आती है तो आप रिजवान के साथ ओपन आते हैं, कभी साइम को ओपन भेज देते हैं, यानी आपको खुद अपना भी नहीं पता कि क्या है। ये चीजें बाबर से जरूर पूछना पड़ेंगी। और अगर वो सिर्फ दोस्ती यारी की बुनियाद पर शादाब को खिलाए जा रहे हैं कि मेरे ग्रुप का बंदा है, इसको मैं किसी वजह से भी नहीं हटाऊंगा, दूसरों को मैं ये करूंगा, ये चीजें तो ठीक है। तो कप्तान साहब आ जाएं जल्दी से, अब इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तो इस सवाल होंगे। बाबर आजम नहीं गया, बाबर आजम को शायद पता है कि केन विलियमसन भी अमेरिका में है, हसरंगा भी अमेरिका में, भाई उनकी टीमें भी हारी हैं ना, वो दोनों तो जाके जवाब दे रहे हैं। बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी है, आई एम सॉरी टू से, बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी है कि आप इस वक्त आ नहीं रहो। आप आओ, फेस करो, सारी चीजें बता दो, स्टेप डाउन कहते हैं, स्टेप डाउन पर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। आप इसी देखिए, प्लेयर आप बहुत बड़े हो, आपको कोई टीम से हटाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ आपने गलती की उसे एक्सेप्ट करो। और ये नहीं चलेगा हर जवाब देना पड़ेगा ना। अबरार की बात आपने शुरू से सवाल कर रहे हैं, आप सवाल करते करते थक गए, अब जवाब देने का टाइम है। अब बताएं क्यों नहीं खिलाया? नहीं, अब बस मर्जी नहीं खिला रहे उनको, इसका कोई जवाब है नहीं उनके पास, जवाब कोई नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक है। और सबसे वहाब रियाज और बाबर दोनों को आना चाहिए, दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ठीक है, सवाल जो भी हैं, छुपते हुए सवाल तो उनके जवाब दें, जब भी आपकी इज्जत होगी। आप छुप के बैठ गए हैं दोनों, ये चीजें से क्या इज्जत बनेगी खिलाड़ी की? और जो है इंसल्ट होती है, बड़े खिलाड़ी का कद नहीं है कि आप इस तरह की हरकत। अब आपको ऑन करना पड़ेगा ना मैच, आपने यहाँ पर सारे पाकिस्तान के लिए जो हो रहे थे, आपने अपनी मर्जी चलाई, अब इसके जवाब देना पड़ेगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुलकर आपने गुफ्तगू की और जो आपके सवालात हम तक पहुँचे उसके ऊपर भी हमने बात की, और इंशाल्लाह कल भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।